पटेल। तो आज हम ये है ईसीजी बेसिक्स पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे और मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है क्यूआरएस एक्सिस डिटर्मिनेशन मेथड्स। और उसके बाद मैं कुछ क्यू एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम टी वेव एक्सिस और क्यूआरएफ टी एंगल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद पी वेव एक्सिस के बारे में 2-3 बातें बताऊंगा और सबसे आखिर में होगा एसटी सेगमेंट एक्सिस कि वो कैसे मतलब होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले मतलब नॉर्मल और एबनॉर्मल क्यूआरएस के लिए किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं यहाँ से बना लूँ तो यहाँ -30 से लेके यहाँ -30 से लेके +90 डिग्री तक वो नॉर्मल रेंज होती है क्यूआरएस एक्सिस के लिए। और अगर ये -30 ये आप देख सकते हैं, और अगर ये -30 से -90 तक हो ये रीजन, तो उसे हम लेफ्ट एक्सिस डिविएशन बोलते हैं। और अगर ये न +90 डिग्री से 180 डिग्री तक हो तो उसे हम राइट एक्सिस डिविएशन बोलते हैं इस रीजन को। और सबसे आखिर में -90 डिग्री से 180 डिग्री के रीजन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो क्यूआरएस एक्सिस डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं, एक तो आइसोइलेक्ट्रिक मेथड और दूसरा क्वाड्रेंट मेथड। क्वाड्रेंट मेथड बहुत ही इजी है तो मैं इससे शुरुआत करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट मेथड के लिए आपको लीड 1 और लीड एवीएफ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले उसके लिए आप लीड 1 में देखेंगे। आप अगर लीड 1 पॉजिटिव है तो उसके लिए ये हाफ सर्कल आपको चूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ईसीजी में लीड 1 पॉजिटिव है और इस ईसीजी में भी मतलब लीड 1 पॉजिटिव है, तो उसके लिए ये रीजन मतलब ब्लू हम कर देते हैं। और अगर लीड 1 नेगेटिव हो जैसे कि यहाँ, तो और ये वेव तो उसके लिए ये हाफ सर्कल हो जाएगा। और इसका उसे डिटरमाइन करने के बाद हम बात देखेंगे लीड एवीएफ के बारे में। तो अगर लीड एवीएफ अगर लीड एवीएफ पॉजिटिव है तो उसके लिए ये दो रीजन मतलब हो जाएंगे। और जैसे कि यहाँ ये वेव और ये वेव यहाँ ये उसके लिए पॉजिटिव हो गई। और अगर एवीएफ रीजन नेगेटिव है तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब उसके लिए नेगेटिव हो जाएंगे ये वाइट पार्ट अगर लीड एवीएफ के लिए है तो। और उसके बाद आप दोनों हाफ सर्कल बना दिए और उसमें से जो कॉमन रीजन होगा वो आपके लिए मतलब क्यूआरएस एक्सिस का रीजन होगा। इसे हम एग्जांपल के जरिए अब अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इस यहाँ के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ लीड 1 पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या हो गया, यहाँ लीड 1 पॉजिटिव है तो यहाँ लीड 1 पॉजिटिव है तो ये रीजन मतलब पॉजिटिव उसके लिए मतलब ये रीजन हो गया। और उसके बाद हम लीड का एवीएफ देखेंगे तो एवीएफ भी पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं कि एवीएफ के लिए ये और ये पॉजिटिव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये रीजन मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कॉमन हो गया। तो इसकी एक्सिस 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो सकती है जो नॉर्मल रेंज में है। और उसके बाद हम इस ईसीजी को देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लीड 1 में ये पॉजिटिव है इसलिए ये उसका रीजन हो गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लीड एवीएफ नेगेटिव है तो यहाँ एवीएफ का पॉजिटिव, यहाँ एवीएफ का नेगेटिव, ये और ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मतलब ये मतलब ओवरलैप रीजन है, मतलब यहाँ उसकी इस ईसीजी की एक्सिस हो गई 0 से -90 डिग्री तक। और हम अगर इस ईसीजी की बात करें तो यहाँ लीड 1 प्रीडोमिनेटली नेगेटिव है तो ये हो गया, डार्क कर दिया। और हम देखेंगे कि यहाँ एवीएफ पॉजिटिव है तो एवीएफ पॉजिटिव के लिए ये पार्ट और ये पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब ओवरलैप पार्ट है तो इस ईसीजी की एक्सिस होगी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, जिसे राइट एक्सिस डिविएशन भी बोलते हैं। और हम आखिर में देखेंगे इस ईसीजी से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आप 1 देखते हैं कि वो नेगेटिव है। जैसे कि ये एस वेव यहाँ नेगेटिव हो गई तो 1 के लिए नेगेटिव पार्ट ये है। और हम एवीएफ देख सकते हैं कि एवीएफ यहाँ प्रीडोमिनेटली नेगेटिव जा रहा है तो एवीएफ नेगेटिव के लिए ये पार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये रीजन को मतलब कॉमन हो गया तो उसे नॉर्थ वेस्ट रीजन उसकी एक्सिस हो गई है। तो क्वाड्रेंट मेथड काफ़ी इजी है, आप प्रैक्टिस से अच्छी तरह कर पाएंगे। और उसके लिए अब मैं दूसरी बार मेथड के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है आइसोइलेक्ट्रिक मेथड। तो आपको उससे पहले ये जानना
जानना होगा कि मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस कौन-कौन सी होती है। तो उसके लिए आप ये आसानी से देख सकते हैं कि लीड 1 के लिए परपेंडिकुलर एवीएफ है, ये तो बहुत ही ईज़ी है, सब जानते हैं। और लीड 2 के लिए परपेंडिकुलर कौन-सी होगी? तो लीड 2 के लिए परपेंडिकुलर होगी एवीएल, आप देख सकते हैं यहाँ। और लीड 3 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? तो वो होगा एवीआर। तो आपको 1 एवीएफ तो याद रह जाएगा। और मैं एक सिंपल मेथड बताता हूँ, जैसे कि ये अगर लीड 2 के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन-सी होगी? तो आपको आपसे इस तरह से आपने 2 लिख लिया और ये मतलब एल हो गया। तो आप लीड 2 के लिए एवीएल परपेंडिकुलर आप याद रख सकते हैं। और ये मैंने पहले भी बताया था और आप जानते ही भी होंगे कि अगर देखिए कि अगर क्यूआरएस एक्सिस मतलब क्यूआरएस वेक्टर इस तरफ है, तो अगर यहाँ अगर लीड होगी तो वो आइसो मतलब यहाँ वेव होगी वो आइसोफिजिक हो जाएगी, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर लीड यहाँ होगी तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगी और लीड अगर यहाँ होगी तो वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगी। तो चलिए हम मतलब इस आइसोइलेक्ट्रिक मेथड से किस तरह से डिटरमाइन करते हैं वो दिखाता हूँ। तो उस आइसोइलेक्ट्रिक मेथड के लिए सबसे पहले आपको आइसोइलेक्ट्रिक लीड को ढूंढना होता है और उसके बाद उसकी जो परपेंडिकुलर लीड होती है उसमें देखना होता है। तो जैसे कि देखिए ये इस ईसीजी में आइसोइलेक्ट्रिक लीड कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एवीएल आइसोइलेक्ट्रिक हो गया है। तो आप जानते हैं कि एवीएल के परपेंडिकुलर मतलब कौन सी हो जाएगी? तो एवीएल के परपेंडिकुलर लीड 2 हो जाएगी। तो अब आप लीड 2 में देखेंगे तो लीड 2 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि समझिए, जैसे कि अगर ईसीजी की मतलब क्यूआरएस एक्सिस इस तरह से होगी, तो इस तरह से होगी तो मतलब सेकंड लीड में आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। और एवीएल जिसकी जो इसके परपेंडिकुलर है उसमें आपको मतलब आइसोफिजिक मिलेगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो इस तरह से इसकी मतलब एक्सिस हो गई है प्लस 60 डिग्री इस ईसीजी की। और हम दूसरे ईसीजी की बात करें कि जैसे कि ये देखिए इसमें से आइसोइलेक्ट्रिक लीड कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कि लीड 2 आइसोइलेक्ट्रिक है। तो लीड 2 के परपेंडिकुलर कौन सा होता है? तो वो होता है एवीएल, लीड एवीएल। तो आप अगर एवीएल में देखेंगे तो ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली प्रीडोमिनेंट है। तो आप सब समझ सकते हैं कि अगर ये मतलब ये उसकी एक्सिस एबीएल की तरफ होगी जो होगी -30 डिग्री। जैसे कि देखिए अगर ये क्यूआरएस वेक्टर इस तरफ से है, तो ये एवीएल में मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा। अब यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो ये वेव यहाँ जा रही है तो यहाँ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा और उसके परपेंडिकुलर लीड 2 होगी उसमें वो आइसोफिजिक हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं इस ईसीजी के बारे में। तो यहाँ परपेंडिकुलर है लीड 2, आप देख सकते हैं। और लीड 2 के परपेंडिकुलर कौन सा होता है? तो लीड 2 को यहाँ आइसोइलेक्ट्रिक लीड 2 है और लीड 2 के परपेंडिकुलर होता है लीड एवीएल। तो अगर आप एवीएल में देखेंगे कि ये प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव है, तो उसका मतलब क्या है कि वेक्टर एवीएल से दूर जा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर एवीएल से दूर जा रहा है तो उसकी मतलब उस क्यूआरएस का मतलब एक्सिस कौन सी हो जाएगी? -150 डिग्री। जैसे कि आप दूसरी बात समझिए कि अगर क्यूआरएस एक्सिस इस तरफ से जा रही है तो वो एवीएल में नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगा और लीड 2 में वो आइसोइलेक्ट्रिक उसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक हो जाएगी, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। और हम आखिरी ईसीजी देखेंगे कि इस ईसीजी में मतलब आइसोइलेक्ट्रिक कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ एवीएल आइसोइलेक्ट्रिक हो जाता है, आप देख सकते हैं जितना उतना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो लीड एवीएल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो वो होगी लीड 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मतलब यहाँ नेगेटिवली प्रीडोमिनेंट है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये उसका क्यूआरएस वेक्टर जो होता है वो लीड 2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो अगर हम यहाँ देखें ये लीड 2 है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी डिग्री आती है? तो 120 डिग्री। तो उसका वेक्टर इस तरफ क्यूआरएस का होगा नॉर्थ वेस्ट रीजन में। तो आप समझ जाएंगे कि अगर ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में -120 डिग्री पर जा रहा है तो लीड 2 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा और उसके परपेंडिकुलर लीड एवीएल में वो आइसोफिजिक हो जाएगा। ये होगा आइसोइलेक्ट्रिक मेथड जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और कई बार कैसा होता है कि आपको प्रॉपर आइसोइलेक्ट्रिक लीड नहीं मिलती, कई बार ज़्यादा पॉजिटिव मिलता है और कम नेगेटिव मिलता है, तो आपको थोड़ा एक्सिस रोटेट करनी पड़ती है। तो आपको क्वाड्रेंट मेथड काफ़ी ईजी रहेगी। और मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं कि लीड 1 और ईवीएफ में कौन किस तरह से मतलब ईसीजी होंगे, ये मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखे हैं। और
उस आपका लेफ्ट एक्सिस और राइट एक्सिस डेविएशन के बारे में, उसके कॉजेस के बारे में आप तो मतलब जैसे-जैसे हम देखेंगे उस तरफ से नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताता जाऊँगा। तो अभी के लिए आपको मैं उस व सिर्फ़ वही चीज़ें बताऊँगा कि कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई जगह पे लिखा होता है कि प्रेगनेंसी में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी में एक्सिस लेफ्ट वर्ड्स होती है, पर एक मिनट देखिए कि अगर समझिए जैसे कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, मतलब जो कोई नॉर्मल फीमेल है उसमें पहले के एक्सिस प्लस 60 डिग्री थी, अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें समझिए कि उसमें 20 माइनस 20 डिग्री मतलब क्यूआरएस एक्सिस हो जाती है। मतलब उसमें उसमें एक्सिस लेफ्टवर्ड होती है, पर वो एबनॉर्मल रीजन में नहीं जाती। मतलब प्रेगनेंसी में कभी भी लेफ्ट एक्सिस डिविएशन जो पैथोलॉजिकल होता है वो कभी नहीं होता। एक्सिस लेफ्टवर्ड जाती है, पर वो विद इन नॉर्मल रेंज रहती है। तो ये याद रखने वाली बात है। उसी तरह ओबेसिटी में भी कहा जाता है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है, पर वो भी विद इन नॉर्मल रेंज रहता है कि कभी -30 से ज़्यादा नहीं होता। और आप कई बार मतलब चिल्ड्रंस के ईसीजी देखेंगे जैसे कि इन्फेंट्स और कुछ छोटे बच्चों में, तो उसमें उसकी एक्सिस आपको आप उसकी क्यूआरएस एक्सिस देखेंगे तो वो आपको राइट एक्सिस डेविएशन के रीजन में मिलेगी, जो कि नॉर्मल बात है। चिल्ड्रंस में प्लस 110 डिग्री तक मतलब इन्फेंट्स की बात करें तो उसमें प्लस 110 तक उसकी क्यूआरएस एक्सिस होती है जो नॉर्मल होती है। मतलब आप उसमें अब जैसे-जैसे एज बढ़ती है बच्चों की, वैसे-वैसे मतलब क्यूआरएस एक्सिस नॉर्मल रेंज में आ जाती है। तो मतलब आपको उसमें से मतलब एब्नॉर्मली राइट एक्सिस डेविएशन डायग्नोस नहीं करना चाहिए चिल्ड्रंस में। और ये कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ की बात हो गई है। और उसके बाद और हाँ, एक और बात कि आप जैसे कि जानती हो कि मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा, वो बहुत ही सब लोग जानते हैं। पर उसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर अनकॉम्प्लिकेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो उसमें क्यूआरएस एक्सिस चेंज नहीं होती। क्यूआरएस एक्सिस चेंज कब होती है, जबकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में थोड़ा-सा फाइब्रोसिस होने लगे, उसके जो नर्व कंडक्शन फाइबर्स जो है उसमें वो स्ट्रेच हो जाए, थिन हो जाए, तब उसमें क्यूआरएस उसका का थोड़ा ब्लॉक हो जाए, तब उसमें क्यूआरएस एक्सिस लेफ्टवर्ड मतलब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा। तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्यूआरएस एक्सिस नॉर्मल रहती है तो आपको मतलब उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद मैं बात करूँगा टी वेव एक्सिस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको क्यूआरएस के बारे में बताया, उसी तरह आप क्यू टी वेव के बारे में भी एक्सिस जान सकते हैं। वो भी क्या क्वाड्रेंट मेथड से सेम ही है। तो अब देखिए कि लीड 1 में ये पॉजिटिव हो गया, तो लीड 1 के लिए ये एरिया और ये एरिया पॉजिटिव। और आप एवीएफ में देखेंगे, तो एवीएफ में देखेंगे ये भी पॉजिटिव है, तो ये एरिया और ये एरिया। तो आप देख सकते हैं कि टी वेव के लिए ये रीजन कॉमन हो गया। तो आप जान सकते हैं कि मतलब क्यूआरएस एक्सिस और टी वेव एक्सिस दोनों ही एक ही मतलब क्वाड्रेंट में पड़ते हैं। तो एक मिनट, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि क्यूआरएस ये क्यूआरएस एक्सिस हो गई और ये टी वेव एक्सिस हो गई। दोनों मतलब अगर हम दोनों का मतलब एंगल बनाए क्यूआरएस टी एंगल, तो वो 60 डिग्री के रेंज में होगा। तो नॉर्मली ये 60 डिग्री के रेंज में ही होता है। पर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होता है कि एक ये खास याद रखने वाली बात है कि अगर कोई रीजन में मतलब प्रॉब्लम होता है, जैसे कि समझिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर हाइपरट्रॉफी हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसके टी वेव एक्सिस होगी वो उससे दूर भागेगी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोई पर रीजन ऑफ मिसचिफ होता है, उससे टी एक्सिस उससे दूर भागती है। जैसे कि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, तो उसमें से क्यूआरएस एक्सिस आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड लेफ्ट एक्सिस उसका डेविएशन हो रहा है, और जबकि टी वेव एक्सिस उससे दूर भागती है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यूआरएस टी एंगल है वो 60 डिग्री से बढ़ जाता है। और आपको कई बार मतलब उसकी एक्सिस डिटरमाइन नहीं कर पाते टी वेव एक्सिस की, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मतलब जो क्यूआरएस मतलब जो उसका होगा उसके एक मिनट, अगर आपको कई बार मतलब टी वेव एक्सिस अगर डिटरमाइन ना करनी हो, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि अगर समझिए जैसे कि ये कोई नॉर्मल ईसीजी हो गया, जैसे कि इसका क्यूआरएस डायरेक्शन और टी वेव की डायरेक्शन सेम ही है। और कई बार कैसा होता है कि देखिए, अगर ये क्यूआरएस वेक्टर हो गया और उसकी टी वेव ऐसे ऑपोजिट हो गई, मतलब उसका क्या आपको फिर टी वेव एक्सिस डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्यूआरएस का वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो टी वेव का मतलब वेक्टर नीचे हुआ है, मतलब दोनों क्यूआरएस टी एंगल बढ़ गए हैं, आप वो देख सकते हैं। तो
इसके बारे में मैं बात करूँगा पी वेव के बारे में, पी वेव एक्सिस के बारे में। तो आप जानते हैं कि ये राइट और लेफ्ट एट्रियल एट्रिया हो गए। तो आप जैसा कि नॉर्मली जानते हैं कि ये राइट एट्रियल का वेक्टर इस तरफ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का इस तरफ जाएगा, और इससे हम पता लगा सकते हैं। और कई बार कैसा होता है कि समझिए जैसे कि ये राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो गई है, तो आप जानते हैं कि राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो उसमें से उसका पी वेव का वेक्टर होगा वो प्रीडोमिनेंटली इस तरफ हो जाएगा, राइटवर्ड हो जाएगा, और ये लेफ्ट एट्रियल वाला छोटा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पी वेव एक्सिस राइटवर्डली डेविएट होती है राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में। पर आपको जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पी पल्मोनाले पता होगा कि जैसे कि पल्मोनरी स्टेनोसिस हो या मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस में क्या होता है, आप जानते हैं कि राइट एट्रिया डायलेट और एनलार्ज हो जाता है, इसकी वजह से एक्सिस राइटवर्ड हो जाती है। तो पी पल्मोनाले की डेफिनेशन क्या है कि राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाता है और एक्सिस राइटवर्ड हो जाती है। उसी तरह से एक आता है पी कंजेनिटल। तो पी कंजेनिटल में क्या होता है कि जैसे वो कौन सा किस में देखने को मिलता है कि जैसे कि फेलोट सेटोलॉजी हो या एब्स्टीन एनोमली हो, उसमें हमें पी कंजेनिटल देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि राइट एट्रियल एनलार्जमेंट तो होता है पर उसकी जो एक्सिस होती है तो वो थोड़ी सी लेफ्टवर्ड हो जाती है। तो आप पी पल्मोनल और कंजेनिटल में से डिफरेंस समझ सकते हैं कि पल्मोनल दोनों राइट एट्रियल एनलार्जमेंट ही है, पर पी पल्मोनल में एक्सिस राइटवर्ड होती है और पी कंजेनिटल में वो एक्सिस लेफ्टवर्ड होती है। उसका मतलब एग्जैक्टली कॉज वो पता नहीं होता कि कैसे होता है, पर आप इसे ये समझ सकते हैं। बाकी पी वेव एबनॉर्मलिटीज के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे कि उसके मतलब ईसीजी चेंजेस कैसे आएंगे। और सबसे आखिर में मैं बात करना चाहता हूँ एसटी सेगमेंट एक्सिस के बारे में। तो एसटी सेगमेंट एक्सिस कब काम लगती है कि जैसे कि ये एमआई हो जाता है, तो आपको मैं सिंपल एक ही सेंटेंस आप याद रख सकते हैं कि जो रीजन एबनॉर्मल रीजन होता है तो उसमें तो एसटी सेगमेंट एक्सिस टुवर्ड्स द एबनॉर्मल रीजन हो जाती है। तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, वो उसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहीं से समझ सकते हैं कि जैसे कि समझिए ये एपिकार्डियल, आप देख सकते हैं कि ये अगर ये एपिकार्डियल एमआई हो गया है तो उसमें क्या होगा, तो ये एपिकार्डियल एमआई हो गया है तो आप ये जानते हैं कि कार्डियक का मतलब एक्शन पोटेंशियल है। तो अगर एमआई में हो जाता है तो ये फेज 2 जो होता है, मतलब ये फेज 2 आप देख सकते हैं उसमें से कंडक्शन मतलब स्लो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ का फेज 2 का कंडक्शन अगर स्लो हो जाए तो वो धीरे धीरे होगा, तो अब जो उसकी एक्सिस इस तरफ हो जाएगी, एसटी सेगमेंट की एक्सिस। तो आप समझ सकते हैं कि और ये लीड 2 है तो ये लीड 2 की तरफ एसटी सेगमेंट की एक्सिस हो गई, तो आप देख सकते हैं कि एपिकार्डियल एमआई में मतलब एलिवेशन हो जाता है, एसटी एलिवेशन। उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर वो एंडोकार्डियल एमआई मतलब एंडोकार्डियल रीजन की तरफ एमआई होता है तो उसकी एक्सिस किस तरफ हो जाएगी, ये एंडोकार्डियल रीजन, इस रीजन की तरफ एसटी सेगमेंट की एक्सिस। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या होगा, एसटी सेगमेंट डाउन हो जाएगा। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि एसटी सेगमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सरफेस ऑफ इंजरी। तो मैंने ये बात कर ली है, तो और कुछ रह नहीं जाता, तो थैंक यू।